Good morning, everyone. This is our fifth unit, Visualizing the Nation. And after this, one unit is left and our chapter will complete. This is our last second unit of this chapter, Visualizing the Nation, यानी राष्ट्र की दृश्य कल्पना। किसी भी राष्ट्र को जब वो स्वतंत्र हो जाता है तो उसको मतलब क्या सोचते हैं हम उसको कि कैसे दिखाएंगे, उस राष्ट्र राज्य के लिए कोई चीज़ें कोई ऐसी कल्पना की जाती है कि ऐसा होगा। यहाँ पर देखिए आपको एक औरत, एक लेडी की पिक्चर दिखाई दे रही है। जैसे हम हमारी भारत माता को देखते हैं, भारत माता की पिक्चर होती है, वैसे ही यहाँ पर फ्रांस और जर्मनी की दो अलग अलग तस्वीरें। यहाँ पर आपको जर्मेनिया दिखाई दे रहा होगा और ऊपर है मरियाना। दो अलग अलग देशों की ये पिक्चर्स है जिन इनको किसी देश का रूपक माना जाता है। इनको हम एलिगोरी कहते हैं। एलिगोरी होती है रूपक। यहाँ पर सबसे पहले ये वर्ड पढ़ेंगे, व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, फॉर इंस्टेंस गुड, एवरी फ्रीडम, greed, envy, freedom, liberty is expressed through a person or a time. An allegorical story has two meanings, one literal and one symbolic. जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, ईर्ष्या, स्वतंत्रता, मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के जरिए दिखाया जाता है। एक रूपात्मक कहानी के दो अर्थ होते हैं, एक शाब्दिक और एक प्रतीकात्मक, उसको एलिगरी कहते हैं। शुरू करेंगे अपना चैप्टर। While it is easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, how does one go about giving a face to a nation? Artists in the 18th and 19th centuries found a way out by personifying a nation. In other words, they represented a country as they represented as a country if it were a person. Nations were the portrayed female figures. The female from one female was chosen to personify the nation, did not stand for any particular woman in real life. Rather, it is sought to give the abstract idea of the nation a concrete form. That is, the female figure became an allegory of a nation. इसमें क्या कहा गया है, जैसे किसी शासक को किसी चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान है, किंतु एक देश के लिए ऐसा चेहरा देना बहुत मुश्किल होता है, यानी पूरे ही देश को किसी एक चेहरे के द्वारा प्रदर्शित करना। 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न को हल किया। अगर हम और दूसरे वर्ड्स में इसको कहें तो उन्होंने देश को कुछ ऐसा बनाया जैसे कि कोई व्यक्ति हो, यानी किसी व्यक्ति के रूप में देश को प्रदर्शित किया गया। उस समय राष्ट्रों को नारी के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र को व्यक्ति ना मानते हुए जिस नारी के रूप में चुना जाता था वो कोई नारी नहीं होती थी। वो तो एक हमारे मन की जो एक कल्पना होती थी उसके रूप में। जैसे आज हम भारत माता मानते हैं, ये कोई असल में कोई नारी नहीं है, जस्ट हमने अपने देश के लिए एक एलिगरी को चुना है। यह तो एक राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास किया था, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई थी। एलिगरी ऑफ द नेशन, यानी नारी की छवि में पूरे राष्ट्र को दिखाया गया था। यू विल रिकॉल दैट ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन आर्टिस्ट यूज द फीमेल एलिगरी टू पोर्ट्रे आइडिया सच एज लिबर्टी, जस्टिस एंड द रिपब्लिक। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान भी हमने पढ़ा था कि उन्होंने नारी के रूप में उसको प्रदर्शित किया। दीज आइडियल्स वर रिप्रेजेंटेड थ्रू द ऑब्जेक्ट्स और सिम्बल्स। एज यू वुड रिमेंबर दैट attributes of liberty are the red cap at the broken chain, while justice is generally a blindfolded woman carrying a pair of wing scales. यानी हर एक ब्रोकन चेन हमने देखी थी 9th क्लास में फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान। लाल टोपी देखी थी। अलग अलग चित्रों को अलग अलग चीज़ें दिखाने के लिए प्रदर्शित किया गया था। Similar female allegories were invented by artists in the 19th century to represent a nation. यहाँ पर इसको अंडरलाइन करेंगे कि फीमेल एलिगरीज का वास्तव में यूज़ कब होने लगा, यानी आर्टिस्ट ने इनको कब बनाना शुरू किया, इन 19th सेंचुरी, टू रिप्रेजेंट अ नेशन, एक देश को दिखाने के लिए। इन फ्रांस सी वॉज क्रिश्चियन मैरिनी, फ्रांस में उसको क्या कहा गया, मरीना कहा गया। A popular Christian name which underlined the idea of people's nation.
जिसका मीनिंग होता था पीपल्स नेशन। हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रोन फ्रॉम द लिबर्टी ऑफ एंड द रिपब्लिक, द रेड कैप, द ट्राई कलर एंड cockade statues of Mariana were erected in public squares to remind the public of the national symbol, to unity and to persuade them to identify with the Mariana images were marked on coins and stamps। और ये सब दिखाने के लिए, यानी उसको एक देश के रूपक के रूप में मानने के लिए जो मारियाना थी उसको यहाँ पर आप देख सकते हो पोस्टेड स्टैम्प ऑन 1815, जो पोस्टेड स्टैम्प होती थी जो लेटर वगैरह पे लगती थी उसमें भी मारियाना की पिक्चर को दिखाया गया है विद द फिगर ऑफ मारियाना रिप्रेजेंटिंग द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस, यानी फ्रांस को रिपब्लिक रूप में दिखाया गया है यहाँ पर। सिमिलरली जर्मेनिया बिकम द एलिगोरी ऑफ जर्मन नेशन, यहाँ पर ये आप जर्मेनिया की पिक्चर दे सकते हो। दिस इज द रिप्रेजेंट द जर्मन नेशन, विजुअलाइज रिप्रेजेंटेशन जर्मन वर अ क्रॉन ऑफ ओक लीव्स एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म। और यहाँ पर आप इस मूर्ति में ये जो जर्मेनिया आपको दिखाई दे रही है इनको आप ओक लीव्स यानी ओक के पेड़ों के पत्तों का ताज पहने हुए यहाँ पर हम इनको देख सकते हैं। ये ओक लीव्स किसको प्रदर्शित करते हैं? ये ओक लीव्स जर्मनी में वीरता का प्रतीक होते हैं, यानी जर्मन ओक स्टैंड फॉर हीरोइज्म, वीरता का प्रतीक इन्हें माना जाता है। दो देशों के बारे में हमने एलिगरी के बारे में पढ़ा, जर्मन के बारे में और फ्रांस के बारे में। फ्रांस की कौन थी? मारियाना, और जर्मन की थी जर्मेनिया। तो ये दो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं कि जर्मेनिया किस देश के लिए एलिगरी है और मारियाना किस देश के लिए एलिगरी का काम करती है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एलिगरी ऑल्सो? यू हैव टू राइट दिस इन योर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। And the next unit and the last unit of this chapter we will do in our next video.